हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारी नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें। और आज की कहानी में आप लोग कमेंट करके सुनकर पूरी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। दोस्तों, आज की कहानी एपिसोड नंबर 1 मिलेनियर घर जमाए में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं कहानी। साउथ दिल्ली का वो इलाका जहां के हवाओं में भी अमीरी की महक और सत्ता का गुरूर घुला हुआ था। वसंत विहार के उस अति सुरक्षित और पोश इलाके में स्थित मल्होत्रा मैंशन, जो अपनी भव्यता, राजसी ठाठ बाट और विशालता के लिए पूरे शहर में मशहूर था। ऊंची ऊंची नकाशीदार सफेद दीवारें, इटालियन मार्बल से सजा हुआ चमकदार फर्श, छत से लटकते हुए विशाल क्रिस्टल झूमर, सब कुछ ऐसा था मानो किसी राजा का महल हो। मल्होत्रा परिवार का यह विला सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि समाज में उनके रुतबे का एक जीता जागता प्रतीक था। लेकिन इस बेतहाशा दौलत और शानदार दीवारों के पीछे एक ऐसी घुटन भरी दुनिया बसती थी जिसकी भनक बाहर वालों को बिल्कुल नहीं थी। आज सुबह इस महल की ठंडी और खौफनाक शांति का एक जोरदार आवाज से टूट गई। डाइनिंग हॉल में एक बड़ा कीमती नीले और सुनहरे रंग की पोर्लिसेन की प्लेट फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। प्लेट के टुकड़े उस महंगे तुर्की कालीन पर, इटालियन मार्बल पर बिखर गई। इस आवाज के खत्म होने से पहले ही एक औरत की तेज और कर्कश आवाज गूंजी, जिसने पूरे विला के नौकरों को खौफ से कंपा दिया। उस औरत ने चिल्लाकर कहा, अंधे हो क्या तुम? या तुम्हारे इन नकारा हाथों में इतनी भी जान नहीं बची कि कोई एक ढंग का काम न कर पाओ? ये चीख नीलम मल्होत्रा की थी। नीलम मल्होत्रा, जो परिवार के बड़े बेटे की पत्नी और शहर की जानी मानी सोशलाइट थी। उन्होंने क्रीम रंग की बहुत ही महंगी डिजाइनर सिल्क की साड़ी पहनी थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो नफरत और गुस्से के भाव थे, वो सारी खूबसूरती को निगल रहे थे। उनकी आंखें आग उगल रही थी। उनकी उंगली उस शख्स की तरफ उठी हुई थी जो उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। वो शख्स कोई और नहीं, अभय रायचंद था। अभय रायचंद। उसके चेहरे पर एक खामोशी थी, और एक खामोशी जो सालों से अपमान को पीकर पत्थर बन चुकी थी। वो शख्स कोई नौकर नहीं था, वो इस घर का दामाद, नीलम मल्होत्रा की इकलौती और लाडली बेटी अनिका का पति, समाज की नजरों में मल्होत्रा परिवार का घर जमाई। वो चुपचाप नीचे झुका और बिना एक शब्द कहे अपने हाथों से उस टूटी हुई प्लेट के नुकीले टुकड़ों को समेटने लगा। एक कांच का टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया। खून की एक छोटी सी बूंद उभर आई, लेकिन अभय ने उफ तक नहीं किया। उसे दर्द सहन होने की आदत हो चुकी थी, शारीरिक और अभी मानसिक भी। वहीं नीलम जी का गुस्सा इतने शांत होने वाला नहीं था। उनका ये चिल्लाना आज का नहीं बल्कि रोज का था। अभय से कोई छोटी मोटी गलती होती या कभी गलती ना भी होती तो नीलम मल्होत्रा को उस पर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक बहाना चाहिए होता। नीलम जी की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। उनके आसपास खड़े नौकर सिर झुकाए तमाशा देख रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मालूम भी है कि ये प्लेट कितनी महंगी थी? ये कोई तुम्हारी झिग्गी झोपड़ी के बाजार में मिलने वाला बर्तन नहीं। इसे मैंने पेरिस के खास ऑर्डर देकर मंगवाया था। तुम जैसा फटीचर और दो कौड़ी का इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर भी इसका एक हिस्सा खरीदने के बारे में नहीं सोच सकता। तभी अभय ने टुकड़ों को एक ट्रे में रखा और सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें अभी भी फर्श पर गड़ी थी। उसी समय नीलम जी ने घृणा से मुंह बनाकर कहा, पता नहीं, पता नहीं काव्या के पापा को तुम में ऐसा क्या दिखाई दे गया। उन्होंने तुम्हारी शादी मेरे हीरे जैसी बेटी के साथ कर दी। मेरे पास काव्या के लिए एक से एक बढ़कर रिश्ते आ रहे थे। बड़े बड़े बिजनेस परिवारों के बेटों की कतार लगी थी, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस इस एहसान फरामोश और कंगाल चेले को अपने घर का दामाद बनाना था। एक बोझ हो तुम, अबे, तुम एक बोझ हो इस घर पर, और एक दीमक की तरह जो मल्होत्रा परिवार की इज्जत को अंदर से अंदर खोखला कर रहा है। अबे की रोज इसी तरह की बेइज्जती की जाती। नीलम के ताने उसके वजूद को तार तार कर देते, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोलता। वो जानता था कि इस घर में उसकी हैसियत क्या है। मल्होत्रा मैंशन के नौकरों की स्थिति कई उससे ज्यादा गुना बड़ी थी। नौकरों को कम से कम उनके काम के बदले तनख्वाह और थोड़ी बहुत इज्जत तो मिलती थी, लेकिन अब है, इस घर में उसकी इज्जत कुत्तों से भी गई गुजरी थी। कुछ नए नौकर तो पीछे से पीछे उसका मजाक भी उड़ाते थे।
लेकिन अभय ने कोई किसी से शिकायत नहीं की। अभय सिर्फ नीलम मल्होत्रा के तानों का शिकार नहीं था, बल्कि उसकी अपनी पत्नी काव्या, जिसके साथ उसने अग्नि के साथ फेरे लिए थे, वो भी उसे घास नहीं डालती थी। उन दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे। 4 साल लंबे, लेकिन आज तक काव्या ने उसे अपने पति मानने से दूर उसे एक इंसान तक का दर्जा नहीं दिया था। उन दोनों के कमरे अलग अलग थे। शादी की पहली रात ही काव्या ने साफ कर दिया कि ये शादी उनके लिए सिर्फ अपने पिता की एक जिद थी, एक समझौता था और जिससे वो नफरत करती थी। उसने अभय को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था और तब से लेकर आज तक अभय गेस्ट रूम के एक अजनबी की तरह उसके अंदर रहता था। आज तक अनिका ने उसे छूने तक नहीं दिया था। अभय रोज की तरह ही सिर झुकाए नीलम की डांट सुन रहा था। तभी सीढ़ियों से हाई हील्स की टक टक की आवाज आने लगी। यह आवाज सुनते ही डाइनिंग हॉल का माहौल अचानक बदल गया। नीलम जी का चिल्लाना एकदम बंद हो गया। उनके चेहरे पर गुस्सा एक बनावटी मुस्कान और ममता में बदल गया। नौकर अलर्ट हो गए। तभी अभय ने धीरे से अपनी पलकें उठाई। सीढ़ियों से काव्या उतर रही थी। काव्या मल्होत्रा। वो किसी अप्सरा से कम नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने एक शार्प चारकोल ग्रे रंग का बिजनेस सूट पहना था। उसके बाल सलीके से पीछे बंधे थे और उसकी आंखों में एक ऐसी तीक्ष्णता थी जो सामने वाले को पल भर में राख कर दे। काव्या अपने ही मल्होत्रा परिवार की मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस एंड इंडस्ट्रीज कंपनी की सीईओ थी और वो बड़ी महत्वाकांक्षी, तेज तर्रार और काम के प्रति जुनूनी थी। काव्या को देखते ही अभय के चेहरे पर मौजूद उदासी के बादलों बीच हल्की सी बड़ी मासूम मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक तैर गई। हालांकि काव्या उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसे अपने पैरों के धूल के बराबर समझती थी, लेकिन फिर भी अभय उसे बेइंतहा प्यार करता था। उसका प्यार किसी शर्त का मोहताज नहीं था। वो अनिका को तब से जानता था जब से वो उसके पिता के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाया करता था। अनिका उसके लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि उसकी दुनिया थी, और एक ऐसी दुनिया जिसके दरवाजे उसके लिए हमेशा बंद रहते थे। काव्या के नीचे आते ही नाश्ते की टेबल पर एकदम शांति छा गई। तभी काव्या ने बिना किसी की तरफ देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। ये कहते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपने हाथ में पकड़े आईपैड के टेबल पर रखा और स्क्रीन पर ईमेल चेक करने लगी। वहीं आगे से नीलम ने तुरंत अपने चेहरे पर दुनिया भर का प्यार लाकर कहा, गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? रात को देर से सोई थी क्या? तुम्हारी आंखें सूजी हुई लग रही हैं। तभी काव्या ने रूखेपन से जवाब देकर कहा, मोम, मेरे पास एक बहुत जरूरी मीटिंग है आज। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स के साथ एक डील फाइनल करनी है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। उसकी नजर एक बार भी अभय की तरफ नहीं गई, जो ठीक उसके सामने थोड़ी दूरी पर खड़ा था। अभय उसके लिए सिर्फ एक अदृश्य वस्तु के समान था, जो अगर घर में भी न हो तो उसे कोई फर्क न पड़े। तभी अभय ने चुपचाप एक नई प्लेट ली, उसमें काव्या के लिए टोस्ट और ताजे फलों का जूस रखा और धीरे से टेबल के सामने रख दिया। काव्या ने न तो उसकी तरफ देखा और न ही उसे धन्यवाद कहा। उसने बस अपना कांटा उठाया और यंत्रवत तरीके से खाना शुरू कर दिया। अभय वहीं खड़ा रहा। आज का दिन कोई आम दिन नहीं था। आज अभय का जन्मदिन था। सुबह 5 बजे जब वो उठा तो उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी कि शायद आज, सिर्फ आज के दिन, काव्या उसे एक बार मुस्कुरा कर ही देख ले। शायद आज उसे याद आ जाए कि आज ही के दिन उसका जन्म हुआ था। अभय को किसी बड़ी पार्टी, किसी महंगे तोहफे या किसी शानदार सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। वो बस काव्या के होठों से निकलने वाले दो शब्द सुनना चाहता था, हैप्पी बर्थडे अभय। नाश्ते की टेबल पर खड़ा अभय बार बार काव्या की तरफ कनखियों से देख रहा था। उसके दिल में एक आस थी, शायद वो अब बोलेगी, शायद वो अपने आईपैड से नजर हटाएगी और मुझे देखेगी, शायद उसने रात को याद किया हो। लेकिन वक्त के साथ उसकी ये छोटी सी आस भी रेत की तरह मुट्ठी से फिसलते जा रही थी। काव्या को तो कुछ याद भी नहीं था। उसके लिए तारीखें सिर्फ इसलिए मायने रखती थी ताकि वो अपनी मीटिंग्स और डेडलाइंस याद रख सके। अभय का जन्मदिन उसके कैलेंडर में दर्ज होने वाले लायक कोई इंपॉर्टेंट काम था भी नहीं। 10 मिनट के अंदर काव्या ने अपना नाश्ता खत्म किया और अपने टिश्यू पेपर से होंठ पोंछे और आईपैड उठाया और कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ी हो गई। तभी काव्या ने अपनी माँ से कहा, मैं ऑफिस जा रही हूँ मॉम। उसकी ये बात सुनकर आगे से नीलम ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और शाम को जल्दी आ जाना। शर्मा जी की पार्टी में जाना है हमें।
काव्या ने अपनी माँ की तरफ बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। उसने अपने भारी ऑफिस का बैग उठाया और मेन गेट की तरफ चल पड़ी। पूरे समय उसने अभय की तरफ एक आंख उठाकर भी नहीं देखा, जिस वजह से अभय का दिल किसी शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। वो अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन बाहर से उसके चेहरे पर वही पुरानी शांत खामोशी छाई थी। उसने अपनी उम्मीदों का गला घोट दिया था और खुद को याद दिलाया कि वो किसी दुनिया में जी रहा है। तभी मेन गेट के पास पहुंचते ही काव्या की तेज आवाज आई। उसने चिल्लाकर कहा, ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे देर हो रही है। 2 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। काव्या का गुस्सा बढ़ने लगा। वो अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी को देर से पटक कर देखने लगी और उसने चिल्लाकर फिर कहा, अरे सब बहरे हो गए हैं क्या इस घर में? ड्राइवर कहाँ मर गया? अभी अभय जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ा ये सब देख रहा था, अचानक हरकत में आ गया। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि श्याम काका और जो काव्या के मेन ड्राइवर थे, उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से आज वो छुट्टी पर हैं। पर कल रात ही उन्होंने नीलम को ये बात बताई थी, लेकिन शायद नीलम जी ने यह बात काव्या को बताना जरूरी नहीं समझा। अबे बिना एक सेकंड बर्बाद किए बाहर की तरफ आया। वो जानता था काव्या के लिए उनका काम और उनका समय कितना कीमती है। अगर वो मीटिंग में लेट हो गई तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। अभय ने गेट पर पास पहुंचकर धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा, काव्या। काव्या ने पहली बार पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक स्पष्ट झुंझलाहट थी। उसने चिढ़कर पूछा, क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं पहले से लेट हो रही हूँ? और ये शाम पता नहीं कहाँ गायब है। तभी आगे से अभय ने हिम्मत जुटाकर कहा, श्याम काका वो तो आज छुट्टी पर हैं, उनकी पत्नी बीमार हैं। उसके बाद सुनकर काव्या ने गहरी सांस ली और गुस्से में अपनी आंखें बंद करके कहा, ग्रेट, जस्ट ग्रेट। अब मुझे कैब बुलानी पड़ेगी और उसमें कम से कम 20 मिनट और बर्बाद हो जाएंगे। इस घर में कोई चीज ढंग से चल ही नहीं सकती। तभी अभय ने झिझक कर कहा, मैं आपको छोड़ देता, अगर अगर आप चाहो तो मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर काव्या ने आंखें खोलकर उसको ऐसे देखा जैसे कोई बहुत ही अजीब बात कह दी हो। वो कुछ ही देर उसे घूरती रही। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। मीटिंग वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट थी और अनिका ने उसे आदेशात्मक स्वर में कहा, तो खड़े क्या हो, जल्दी जाओ और गाड़ी निकालो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। उसकी हाँ सुनते ही अभय तुरंत गैराज की तरफ दौड़ पड़ा। गैराज में मल्होत्रा परिवार की कई लग्जरिया गाड़ियां खड़ी थी। अभय ने काव्या की पसंदीदा मर्सिडीज मैकबे की चाबी उठाई और उसे स्टार्ट किया। इंजन की धीमी और शांत आवाज के साथ वो गाड़ी के और वहां पर बाहर ले आया। उसने जल्दी से गाड़ी के बाहर निकलकर दरवाजा खोला। काव्या बिना कोई प्रतिक्रिया किए गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। वो हमेशा की तरह अपनी एक अलग दुनिया में थी। अभय ने धीरे से दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ा। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जो बाहर के शोरगुल से बिल्कुल अलग थी। एसी की ठंडी हवा और काव्या के महंगे परफ्यूम की हल्की सी महक गाड़ी में फैल गई। उसने गियर बदला और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। सड़क पर सुबह का ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया था। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लंबी हो रही थी। अबे बहुत ही सावधानी से और सहजता से गाड़ी चला रहा था, ताकि काव्या को कोई झटका न लगे। वो जानता था कि पिछली सीट पर बैठी काव्या इस वक्त अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही होगी। अभय ने धीरे से अपनी नजर उठाई और रियर व्यू मिरर में देखा। अ, काव्या का चेहरा मिरर में साफ नजर आ रहा था। वो अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। उसके चेहरे पर काम का तनाव और गंभीरता साफ झलक रही थी। उसके माथे की सिलवटें बता रही थी कि वो कितनी एकाग्र थी। अभय उसे मिरर के जरिए निहारता रहा। भले ही वह सफर खामोश था, भले ही उन दोनों के बीच मीलों की दूरियां थी, लेकिन अभय के लिए पल किसी कीमती खजाने से कम नहीं था। उसे इस बात की खुशी थी कि आज के दिन, अपने जन्मदिन के दिन, उसे अपनी पत्नी के साथ कुछ पल अकेले बिताने का मौका मिल गया। तब अभय ने मन ही मन सोचा, काश, काश कि तुम समझ पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश तुम उन अफवाहों और गलतफहमियों से बाहर निकल पाती जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ भरी है। मैं तुम्हारे पैसों या जायदाद के लिए इस घर में नहीं आया काव्या। तुम्हारे पिता ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं सिर्फ उसे निभा रहा हूँ। काव्या की सर्द आवाज ने अभय की सोच को तोड़ दिया। उसने लैपटॉप स्क्रीन से नजर हटाए बिना ही कहा, गाड़ी ध्यान से चलाओ, मुझे फाइल्स पढ़नी है। आगे से अभय ने तुरंत जवाब देकर कहा, जी, और अपनी नजरें वापस सड़क पर टिका दी।
सफर आगे बढ़ रहा था। अभय का दिल अनकही बात और अनसुलझे जज्बातों के बोझ तले दबा जा रहा था। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे किस मंजिल तक लेकर जाएगा। क्या यह बर्फ कभी पिघल लेगी? क्या कभी काव्या उसे वो इज्जत और प्यार दे पाएगी जिसका वो असल में हकदार था? या फिर उसकी पूरी जिंदगी इस आलीशान पिंजरे में एक नाम मात्र के रिश्ते का बोझ ढोते हुए कट जाएगी? बाहर दिल्ली की तेज धूप हो रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर और अभय की जिंदगी में सर्द रातों की खामोशी और एक लंबा इंतजार अभी भी जारी था। इसके कुछ देर बाद मल्होत्रा इंडस्ट्री की गगनचुंबी और कांच से बनी शानदार इमारत के सामने मर्सिडीज मैजबैकी आकर रुकी। दिल्ली की इस चिलचिलाती धूप में वो इमारत अपने गुरूर और मल्होत्रा परिवार की कमर्शियल ताकत का बखान कर रही थी। अभय ने बहुत ही सलीके से गाड़ी को पोर्च में खड़ा किया। उसने इंजन बंद किया और इससे पहले कि काव्या कुछ कहती, तेजी से बाहर निकला और घूमकर पिछले सीट का दरवाजा खोल दिया। काव्या हमेशा की तरह एक रोबोटिक अंदाज में बाहर निकली। उसकी नजरें अपने फोन की स्क्रीन पर गड़ी हुई थी, जहां वो किसी अहम ईमेल का जवाब टाइप कर रही थी। उसने एक बार भी अभय की तारीफ मुड़कर नहीं देखा, न ही उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। आज के दिन उसके जन्मदिन पर एक छोटी सी उम्मीद जो टिमटिमा रही थी वो खत्म हो रही थी। तभी अभय ने एक बहुत ही धीमी और हिचकिचाती आवाज में पुकार कर कहा, काव्या। उसे लगा शायद अब जाने से पहले वो एक पल के लिए रुकेगी और उसे विश करेगी। वहीं उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही काव्या के कदम ठिठक गई। उसने अपनी शार्प और ठंडी निगाहें उसके फोन से हटाकर अभय पर टिका ली। उसकी आंखों में कोई सने नहीं था, बल्कि एक बोस वाला कड़कपन था। काव्या ने एक सख्त ऑर्डर देकर कहा, शाम को मुझे ठीक टाइम पर लेने आ जाना, और हाँ, सीधा घर ही जाना। कहीं इस गाड़ी को लेकर यहाँ वहां सड़कों पर आवारागर्दी करते या घूमते फिरते मत रहना। गाड़ी का पेट्रोल तुम्हारे पैसों से नहीं आता, और घर पर मोम को भी कहीं जाना पड़ सकता है। इसके लिए उनके लिए हर वक्त उपलब्ध रहना, समझ गई? वो इसे इस तरह बात कर रही थी जैसे वो अपने किसी नौकर से बात कर रही हो। उसकी यह बात सुनकर अभय को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। आवारागर्दी? क्या वो सच में उसे ऐसा समझती थी? वो जो उसकी एक झलक पाने के लिए अपना सारा आत्मसम्मान दांव पर लगा चुका था। उसकी नजरों में बस एक मुफ्त कोर और ड्राइवर से ज्यादा कुछ नहीं था। अभय का गला रुंध गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने अपनी भावनाओं का गला घोट कर महारत हासिल कर ली थी। उसने चुपचाप बिना कोई विरोध किए हल्का सा सिर हिलाकर धीमी आवाज में कहा, जी मैं समय पर आ जाऊंगा। तभी आगे से काव्या ने एक पल के लिए उसे घूरा और अपनी हाई हील्स की खटखट के साथ ऑफिस की शानदार कांच की सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभय वहीं खड़ा उसे देखता रहा, जब तक वो ग्लास के बड़े दरवाजों के पीछे ओझल नहीं हो गई। इसके बाद वो एक गहरी ठंडी सांस छोड़कर अभय वापस अपनी गाड़ी में बैठा और उसने स्टीयरिंग पर अपना सिर टिका दिया। आज उसका जन्मदिन था और आज उसे जो तोहफा मिला था वो था बेइज्जती और तिरस्कार। कुछ देर अपनी आंखें बंद करने के बाद उसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को वापस मल्होत्रा मैंशंस की तरफ मोड़ दिया। अब अभय मल्होत्रा मैंशंस के विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि घर के बाहर कुछ हलचल मची हुई है। नौकर इधर उधर भाग रहे हैं और अभय समझ गया कि उसकी सास नीलम मल्होत्रा का कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला है। उसने जैसे ही पोर्च में गाड़ी रोकी, मेन डोर से नीलम मल्होत्रा बाहर निकल कर आई। आज वो किसी आम दिन की तरह नहीं, बल्कि एक चलती फिरती ज्वेलरी की दुकान लग रही थी। उन्होंने डार्क मैरून रंग की भारी डिजाइनर साड़ी पहनी थी, जिस पर असली सोने के तारों का काम था। गले में कुंदन का भारी सेट, हाथों में हीरे की चूड़ियां और चेहरे पर इतना ज्यादा मेकअप कि उनकी असली त्वचा दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो अपनी किसी हाई सोसाइटी की किटी पार्टी के लिए तैयार थी, जहां शहर के तमाम अमीर औरतें अपने पतियों की दौलत का दिखावा करने का इकट्ठा होती हैं। अभय को देखते ही उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। नीलम जी ने अपनी तीखी आवाज में चिल्लाकर कहा, कहाँ मर गए थे तुम? तुम्हें पता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। काव्या को छोड़ने गए थे या पूरे शहर का चक्कर लगाने? नकारा इंसान कोई भी काम वक्त पर नहीं कर सकता। उसकी यह डांट को अभय ने सफाई देने की कोशिश करके कहा, माँ जी वो ट्रैफिक बहुत था और काव्या को। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरी कर पाता, नीलम ने उसे बीच में टोक कर कहा, चुप रहो, मुझे फालतू के ये बहाने नहीं सुनने। अब जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो और मुझे मिसेज कपूर के घर जाना है। और सुन लो, गाड़ी ढंग से चलाना। अगर मेरी साड़ी में एक भी सिलवट पड़ी तो मैं तुम्हारी वो हालात करूंगी, तुम याद रखोगे। आगे से अभय ने बिना कुछ कहे गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। नीलम जो बड़ी ही नजाकत और नखरों के साथ गाड़ी में बैठ गई थी,
अभय ने दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने गाड़ी तो कपूर बंगले की तरफ बढ़ा दिया। रास्ते भर नीलम का मुंह बंद नहीं हुआ। वो पीछे बैठी अभय को ताने मारती रही। उन्होंने मुंह बनाकर कहा, एसी थोड़ा कम करो, मुझे ठंड लग रही है। बेवकूफ, मैंने कहा था ना कम करो, बंद करने को नहीं कहा। वो लगातार कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। जब अभय ने ब्रेक लगाए तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, गाड़ी इतने झटके क्यों खा रही है? क्या तुम चाहते हो कि मेरा मेकअप खराब हो जाए? पता नहीं मेरी बच्ची ने पिछले जन्म में क्या पाप किया जो तुम्हारे जैसा मनहूस पति मिला। न शक्ल, न सूरत, न पैसा, न रुतबा, सब बस हमारे टुकड़ों पर पलने के लिए आ गया। वहीं अभय ने अपने कानों के पर्दे सुन कर लिए। वो अपने सास की कड़वी बातों को एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह ट्रीट कर रहा था। वो बस गाड़ी चला रहा था, सोच रहा था कि आखिर कब तक वो इस सब को बर्दाश्त करेगा। क्या काव्या का प्यार सच में इन सब जलालतों से बढ़कर था? करीब आधे घंटे बाद गाड़ी मिसेज कपूर के एक और आलीशान विला के सामने रुकी। बाहर कई गाड़ियां पहले से खड़ी थी। अभय ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर नीलम जी के लिए दरवाजा खोला। नीलम जी ने महंगे हैंडबैग को संभाल कर बाहर निकली और उन्होंने एक बार भी अभय को धन्यवाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने जाते जाते घमंडी आवाज में कहा, यहीं आसपास गाड़ी लगा दो और खड़े रहना यहीं। अगर मैंने कॉल किया तो तुम तुरंत नहीं आए, तुम्हें मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। ये कहकर वो अपनी नकली एटीट्यूड के साथ अंदर चली गई। उसके जाते ही अभय ने गहरी सांस ली और वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने तय किया कि वो गाड़ी को विला से थोड़ी दूर पर किसी पेड़ की छांव में लगा लेगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की ही थी, अचानक गाड़ी के साइलेंट कैबिन में एक तेज और अजीब सी रिंगटोन गूंज उठी। यह अभय के नए और महंगे स्मार्टफोन की रिंगटोन नहीं थी। ये वो फोन था जो मल्होत्रा परिवार ने उसे सिर्फ संपर्क में रहने के लिए दिया था। यह आवाज उस पुराने और काले रंग के एक छोटे से फीचर फोन से आ रही थी, जिसे अभय ने हमेशा के लिए अपनी पैंट की गुप्त जेब में छुपा कर रखा हुआ था। 4 साल में यह फोन कभी नहीं बजा। इस फोन के बजने का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। अभय की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी रहन दौड़ गई। उसने गाड़ी का इंजन बंद किया और कांपते हाथों से फोन निकाल लिया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। लेकिन अभय को वो नंबर पहचानने की जरूरत नहीं थी। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। अभी तक जो अभय एक डरा हुआ, सहमा हुआ और बेइज्जती सहने वाला घर जमाई लग रहा था, उसके चेहरे पर अचानक एक खतरनाक कठोरता आ गई। उसकी आंखें जो अक्सर नीचे रहती थी वो सिकुड़ गई और उनमें एक शिकारी जैसी चमक आ गई। उसकी जबड़े की नसें तन गई। वो उस दुनिया को बहुत पीछे छोड़ आया था। उसने खून और सत्ता और खौफ की उस दुनिया से बगावत करके एक साधारण इंसान की तरह सिर्फ काव्या के प्यार की खातिर इस जलालत भरी जिंदगी को चुना था। वो वापस उस अंधेरे में नहीं जाना चाहता था। उसने बिना एक सेकंड सोचे लाल बटन दबाकर फोन काट दिया। उसने फोन के वापस अपनी जेब में ठूंसा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। उसका मन अशांत हो गया था। उसे यहाँ से निकलना था। उसने तय किया कि यहाँ गाड़ी वो नहीं खड़ी करेगा, वापस मल्होत्रा मैंशन जाएगा। अगर नीलम जी का फोन आया तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन इस इंसान सड़क पर रुकना अब उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। उसने गाड़ी को तेजी से मोड़ा और मेन रोड की तरफ बढ़ा दी। अभय की मैकबे अभी मिसेज कपूर के घर से कुछ किलोमीटर दूर वीरान और पेड़ों से घिरी सड़क से गुजर रही थी। दिल्ली के इस इलाके में दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता। अभय का दिमाग अभी भी उस फोन कॉल के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, क्या उन्होंने मुझे ढूंढ लिया? नहीं, ये संभव नहीं। मैंने अपने सारे निशान मिटा दिए। 4 साल तक कोई मुझे तक नहीं पहुंच पाया, तो आज अचानक कैसे? तभी उसके ख्यालों का सिलसिला एकदम खौफनाक आवाज से टूटा। टायरों की सड़क पर घिसटने की जोरदार आवाज के साथ सामने से दो काले रंग की भारी भरकम एसयूवी गाड़ियां अचानक सामने आ गई। उसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अभय ने तुरंत ब्रेक पर पैर मारा और मैकबे के टायर चीख उठे और गाड़ी उन काली एसयूवी से बस कुछ इंच की दूरी पर जाकर रुक गई। इससे पहले कि अभी कुछ समझ पाता, गाड़ी रिजर्व गियर में डाला। पीछे से दो काली एसयूवी तेजी से आई। उन्होंने अभय की गाड़ी को पीछे से भी घेर लिया। अब अभय की गाड़ी चारों तरफ से घिर चुकी थी। माहौल में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सिर्फ एसयूवी के इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और अगले ही पल उन काली गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। अंदर से 6-7 हट्टे कट्टे विशालकाय आदमी बाहर निकल आए। उन्होंने सिर से लेकर पैर तक काले कपड़े पहने थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज किसी गुंडे या सड़क छाप मवाली जैसी नहीं थी।
बल्कि वो किसी हाई प्रोफाइल माफिया और प्रोफेशनल्स कमांडो की तरह लग रहे थे। उनके आसपास अत्याधुनिक हथियार थे और उनके कोट के अंदर से साफ झांक रहे थे। उन्होंने बिना कोई शोर मचाए अभय की मैकबे को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से किसी ने अपनी बंदूक बाहर निकाली, लेकिन उनकी मौजूदगी ही मौत का पैगाम दे रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा अभय पसीने से नहाया नहीं, ना ही वो डरा। मल्होत्रा परिवार का वो दब्बू और डरपोक दामाद कहीं गायब हो गया। अभय ने बहुत ही शांति से अपनी सीट बेल्ट खोली, अपनी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं लेकर। उसकी आंखों में उन आदमियों को स्कैन कर रही थी। वो उन्हें जानता था। वो इन कपड़ों को और इस तरीके को और इस खौफनाक शांति को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था। तभी सामने वाले एसयू के एक बाहर शख्स निकला। ये आदमी बाकी सबसे अलग था। वो करीब 6 फुट 2 इंच लंबा था और उसके चौड़े कंधे और मजबूत शरीर किसी चट्टान की तरह लग रहे थे। उसकी उम्र लगभग 50 के आर पार होगी। बालों में सफेद दी आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक आग थी। उसके चेहरे पर बाईं आंख के नीचे लेकर जबड़े पर एक गहरा और पुराना निशान था, जो किसी तलवार या बड़े चाकू से लगा हुआ लग रहा था। उसको देखते ही अभय की आंखें एक पल के लिए चौड़ी और फिर वापस सिकुड़ गई। वो सिकंदर था, सिकंदर। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का वो नाम जिसे पुलिस से लेकर राजनेता तक कांपते थे। लेकिन सिकंदर कभी खुद बॉस नहीं था। वो हमेशा से एक वफादार परछाई था। वो परछाई किसकी थी? अभय के असली पिता की, बड़े मालिक की। सिकंदर उनके पिता का सबसे खास और सबसे खूंखार और सबसे वफादार सिपहला सार था। सिकंदर धीरे धीरे चलकर मैकबे की खिड़की के पास आया। अभय ने बिना पलक झपकाए पावर विंडो का बटन दबाया और कांच के नीचे किया। दोनों के बीच कुछ सेकंड तक एक भारी और जानलेवा खामोशी छा गई। सिकंदर को तेज और सर्द निगाहों के साथ अभय के चेहरे पर वो उसकी निगाहें पड़ रही थी। उसने देखा कि अभय ने एक साधारण सी शर्ट पहनी है और उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और राशि तेवर आज भी वही है। सिकंदर ने धीरे से अपना सिर झुकाया और बड़े अदब लेकिन एक भारी और गूंजती हुई आवाज के साथ कहा, छोटे मालिक, बहुत वक्त हो गया है। छोटे मालिक, ये दो शब्द जैसे अभय के कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर गिरे। उसने इस पहचान को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज वो सिर्फ अभय रायचंद था और मल्होत्रा परिवार का अपमानित घर जमाई। वो कोई छोटे मालिक नहीं था। अभय ने एकदम ठंडी और सपाट आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सिकंदर? उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक बोस वाला अधिकार था जो सालों तक आज वापस बाहर आ गया था। उसने आगे से सिकंदर ने तभी जवाब देकर कहा, बड़े मालिक ने आपको याद किया है। 4 साल छोटे मालिक, 4 साल हो गए आपको घर छोड़े। बड़े मालिक का धैर्य अब टूट चुका है। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं आपको हर हाल में वापस लेकर जाऊं। आगे से अभय ने एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान देकर कहा, धैर्य? मेरे पापा और धैर्य दोनों बहुत अलग चीज हैं सिकंदर। और उन्हें जाकर कह देना कि जिस अभय को वो ढूंढ रहे हैं वो 3 से 4 साल पहले उसी रात मर गया था, जब वो इंसान के अंदर जो मैं नहीं था। मेरा उनसे और उनकी उस खूनी दुनिया से अब कोई वास्ता नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सिकंदर की आंखें थोड़ी सख्त हो गई। उसने अभय की वो साधारण हालत और उस महंगे मैकबे गाड़ी को देखा, जिसमें अभय सिर्फ एक ड्राइवर की तरह ही बैठा था। सिकंदर की आवाज में एक अजीब सी पीड़ा थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे सब पता है छोटे मालिक। पिछले 4 सालों में आप इस शहर में क्या कर रहे हैं ये मुझसे छुपा नहीं। बड़े मालिक ने भले ही आप उस पर नजर रखना छोड़ दिया, लेकिन मैंने नहीं। मैं जानता हूं कि आप इस मल्होत्रा परिवार में क्या जिल्लत सह रहे हैं। जो इंसान एक इशारे पर अपने देश की सरकार गिरा सकता है, जिसके कदमों में दुनिया भर की दौलत और ताकत छिपी है, वो एक 2 कौड़ी की औरत की गालियां सुन रहा है, एक घमंडी लड़की का ड्राइवर बनकर घूम रहा है। और आपको उसके हालात मुझसे देखी नहीं जाती छोटे मालिक। सिकंदर की बात सुनकर अभय का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है सिकंदर। काव्या मेरी पत्नी है और वो औरत मेरी सास। तुम उनके बारे में एक शब्द भी अपनी गंदी जुबान से मत निकालोगे। मेरी जिंदगी, मेरे फैसले। मुझे यहाँ जो भी सहना पड़ रहा है वो मेरी मर्जी है। अभय की आवाज एक शेर की दहाड़ की तरह गूंज गई, जिसने बाहर खड़े सभी काले लिबास वाले आदमियों को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
सिकंदर ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी जिद कायम थी। उसने माफी मांग कर कहा, माफी चाहता हूँ छोटे मालिक, लेकिन सच्चाई यह है कि आप एक बाज हैं जो मुर्गियों के दड़बे में रहना दाना चुगने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी रगों में बड़े मालिक का खून दौड़ रहा है। आप इस तरह एक गुलाम बनकर नहीं जी सकते। रायचंद एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। आपकी गद्दी खाली है। उसकी यह बात सुनकर आगे से अभय ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारकर कहा, गद्दी को आग लगा दो। मुझे वो दौलत, वो खून से सना एम्पायर नहीं चाहिए। मुझे बस शांति चाहिए। मुझे काव्या चाहिए और मैं यहाँ खुश हूँ। तभी सिकंदर ने कड़वाहट से कहा, खुश? आज आपका जन्मदिन है छोटे मालिक। क्या आपकी उस सो कोल्ड पत्नी ने आपको विश तक किया? क्या इस परिवार ने आपको एक इंसान का दर्जा भी दिया है? आप खुद को धोखा दे रहे हैं। वो लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उन्हें पता चला कि आप उनके किसी काम के नहीं, वो आपको कचरे की तरह बाहर फेंक देंगे। सिकंदर की यह बातें अभय के सीने में तीर की तरह चुभ तो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि सिकंदर सच कह रहा है। उसके दिल में काव्या के लिए प्यार था, लेकिन काव्या के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत और बेरुखी थी। लेकिन फिर भी अभय अपने फैसले के पीछे हटने वाला नहीं था। अभय ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें पत्थर जैसी शक्ति थी। उन्हें सख्त आवाज में उसने कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है सिकंदर, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपने आदमियों से कहो कि मेरी गाड़ी के सामने से हट जाएं। मुझे मेरी सास को लेने जाना है। उसकी यह बात सुनकर सिकंदर कुछ देर तक अभय को घूरता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान किसी जमाने में दुश्मनों को जिंदा जला दिया करता था, वो आज एक औरत के प्यार में इतना अंधा कैसे हो गया कि उसे अपना आत्मसम्मान भी नहीं दिख रहा। इसलिए सिकंदर ने गहरी सांस लेकर कहा, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं छोटे मालिक। मैं आज तो आपको हुक्म की तामील करने जा रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा, बड़े मालिक किसी की ना नहीं सुनते, अपनी सगी औलाद की भी नहीं। आज मैं आया हूं, कल वो खुद आ सकते हैं। अगर वो आ गए तो ये शायद मल्होत्रा परिवार इस शहर के नक्शे से मिट जाए। ये कोई धमकी नहीं थी, एक भयानक सच था। अबे इस बात को जानता भी था कि उसके पापा क्या कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था। सिकंदर ने एक आखिरी बार सिर झुकाया और पीछे हट गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और एक करके सभी अपनी आईसीयू में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई और कुछ ही सेकंड में रास्ता साफ हो गया। अभय अकेला रह गया। गाड़ी के अंदर फिर से वही सन्नाटा छा गया, लेकिन अभय के अंदर अब वो तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसने जिस अतीत को दफना दिया था वो अब कब्र से बाहर आ चुका था। उसे पता था कि अब उसकी शांत और अपमानित जिंदगी ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रहने वाली। सिकंदर की वापसी अब इस बात की सबूत थी कि खेल अब दोबारा शुरू हो चुका है। अभय ने कांपते हाथों से गाड़ी को गियर में डाला और भारी गन से मिसेज कपूर के घर की तरफ वापस चल पड़ा, जहां एक और बेइज्जती उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन अब अभय की आंखों में वो पुराना खौफ नहीं था। वहां एक अजीब सी कशमकश और आने वाले तूफान की आहट थी। लेकिन अभय के पास इन ख्यालों में डूबने का वक्त नहीं था। उसने अपनी भावनाओं को एक बार फिर उसे लोहे के संदूक में बंद कर दिया, जिस पर उसने पिछले 4 साल से ताला लगा लिया था। उसने मैकबे का इंजन स्टार्ट किया और मिसेज कपूर के घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। जब वो वहां पहुंचा तो वो नीलम मल्होत्रा की अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के साथ बाहर खड़ी थी। उनका दिखावटी हंसना मुस्कुराना चालू था, लेकिन जैसे उसकी नजर अभय पर पड़ी, उनके चेहरे की रेखाएं कठोर हो गई। उन्होंने अपनी सहेलियों से बड़ी ही नजाकत से विदा ली और गाड़ी की तरफ आई। अभय ने हमेशा की तरह बाहर निकलकर उनके लिए दरवाजा खोला। तभी नीलम जी ने गाड़ी में बैठकर अपनी भड़ास निकालनी शुरू करके कहा, तुम इतनी देर कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आसपास ही रहना। क्या किसी पेड़ के नीचे सो गए? नवाबों की तरह काम चोरी करने की आदत जो पड़ गई है इस घर का दामाद बनकर। वहीं अभय ने शांति से दरवाजा बंद किया, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने स्पार्ट आवाज में जवाब देकर कहा, जी वो गाड़ी आगे पार्क करनी पड़ी थी। उसे अपनी सास की इन बातों में अब अपनी ताकत आदत हो चुकी थी। उसके अंदर का कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। रास्ते भर नीलम जी उसे मल्होत्रा परिवार के एहसान गिनाती रही। उन्होंने कहा, आज जो तुम इस महकमे में बैठे हो वो मेरी काव्या की बदौलत है। तुम्हारे जैसे सड़क छाप इंसान को तो साइकिल नसीब न हो। मल्होत्रा मैंशन पहुंचने तक अभय का दिमाग सुन हो चुका था। उसने नीलम जी को घर ड्रॉप किया और नीलम गाड़ी से उतरकर बिना पीछे देखे सीधे अंदर चली गई। उसने अपने महंगे परफ्यूम और कड़वाहट की महक छोड़कर अपने रूम की तरफ रवाना कर लिया। अभय गाड़ी को गैराज की तरफ ले गया।
और खुद को नौकरों वाले हिस्से की तरफ लेकर चला गया। भले वो इस घर का दामाद था, लेकिन उसके काम नौकरों से कुछ खास अलग नहीं थे। आज घर में वैसे ही काम ज्यादा था। उसने पुराने बिल चेक किए, गार्डन में लगे पौधों को माली की हिदायतें दी। काव्या के कमरे की सफाई का जायजा उसने खुद लिया। काव्या को अपने कमरे में हर चीज अपनी जगह पर चाहिए होती, एक इंच भी इधर उधर नहीं। अबे खुद उसके कमरे की एक एक चीज सहेज कर रखता था। जब वो काव्या की अलमारी में उसके कपड़े अव्यवस्थित कर देता, तो उसकी नज़र काव्या की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में काव्या मुस्कुरा रही थी। अभय ने धीरे से उस तस्वीर को छुआ। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। वो ये सिर्फ और सिर्फ इसी मुस्कान के लिए तो कर रहा था। अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। शाम के 6 बजने वाले थे। काव्या वापस आने का समय हो गया था। काव्या को समय की पाबंदी कितनी पसंद है, यह अभय से कोई बेहतर नहीं जान सकता। उसने तुरंत तस्वीर वापस रखी और गैराज की तरफ भागा। कुछ पल बाद मैकबे फिर से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। अभय का दिल अजीब सी धड़कनें ले रहा था। सुबह की कड़वाहट के बावजूद उसे काव्या को देखने की जल्दी थी। आज उसका जन्मदिन था और दिन खत्म होने से पहले काव्या के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता था, भले ही वो वक्त एक खामोश सफर ही क्यों न हो। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की गगनचुंबी कांच की बनी शानदार बिल्डिंग अब सामने थी। अभय ने पोर्च की गाड़ी की तरफ मोड़ी, लेकिन तभी उसकी नज़र बिल्डिंग के मेन गेट पर पड़ी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। काव्या बाहर खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी खड़ा था। अभय उस चेहरे को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वो शहर का जाना माना बड़ा रसूखदार बिजनेसमैन सिद्धार्थ सिन्हा था। सिद्धार्थ सिन्हा अपने बिजनेस से ज्यादा अपनी अय्याशी और रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर था। वो करीब 35 साल का था और महंगे महंगे इटालियन सूट पहनता था। उसके चेहरे पर एक ऐसा गुरूर रहता था और उसके पैसे और सत्ता की कहानी कहता था। सिद्धार्थ अनिका से बहुत करीब खड़े होकर बातें कर रहा था और अनिका के चेहरे पर प्रोफेशनल मुस्कान थी, लेकिन उसके हाव भाव में एक हल्की सी असहजता नजर आ रही थी, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ बार बार अनिका के करीब झुक रहा था और मानो वो कोई बहुत ही राज की बात बता रहा हो। ये सब देखकर अभय का दिल धक से बैठ गया। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। काव्या ने अभय की गाड़ी आते हुए नहीं देखा था, तभी सिद्धार्थ की एक चमकदार लाल रंग की फेरारी पोर्च आकर रुकी। सिद्धार्थ ने बहुत ही शिष्टता से नाटक करके गाड़ी का दरवाजा खोला और काव्या को अंदर बैठने का इशारा किया। काव्या ने कुछ पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर वही बिजनेस डील की अहमियत को देखकर वो सिद्धार्थ की गाड़ी में बैठ गई। तभी सिद्धार्थ ने एक विजेता की तरह मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगले ही पल फरारी तेज आवाज के साथ वहां से निकल गई। ये देखकर अभय की सांसें तेज हो गई। उसने मन ही मन खुद से पूछा, काव्या इसके साथ कहाँ जा रही है? काव्या ने उसे सुबह कहा था कि वो उसे लेने आए। अगर मीटिंग ऑफिस में थी तो वो सिद्धार्थ के साथ उसकी गाड़ी में क्यों गई? अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभय के अंदर का वो इंसान जिसे सिकंदर छोटे मालिक कहता था, अचानक जाग उठा। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक आ गई और उसने बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपनी मैकबे का गियर डाला और सिद्धार्थ सिन्हा की फरारी के पीछे लगा दिया। शाम के धुंधलके में दिल्ली का ट्रैफिक बढ़ने लगा। लाल फरारी ट्रैफिक के बीच सांप की तरह सड़क रही थी और उसके ठीक पीछे एक सुरक्षित दूरी बनाए अभय की मैकबे परछाई की तरह उसका पीछा कर रही थी। अभय का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे शहर के हर कोने, हर क्लब और उस जगह की जानकारी थी जहां सिद्धार्थ सिन्हा जैसे लोग जाते हैं। अभय की पुरानी जिंदगी ने उसे इंसानों की फितरत पढ़ना सिखाया था। सिद्धार्थ की आंखों उसने काव्या के लिए जो देखा था वो बड़ा गलत संकेत दे रहा था। करीब आधे घंटे के पीछा करने के बाद फरारी दिल्ली के सबसे महंगे और एक्सक्लूसिव प्राइवेट लाउंज कम क्लब द एलीट के सामने आकर रुकी। ये वो जगह थी जहां शहर के सबसे अमीर लोग, राजनेता और फिल्म स्टार्स आते थे। यहाँ की मेंबरशिप आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर थी। अभय ने अपनी गाड़ी को क्लब से थोड़ा दूर एक अंधेरी गली में पार्क किया। वो क्लब के मेन गेट से अंदर नहीं जा सकता था। उसके कपड़े, उसका हुलिया वहां के बाउंसरों को शक में डाल देता, लेकिन अभय के लिए कोई दरवाजा कभी बंद नहीं था। वो क्लब के पिछले हिस्से की तरफ गया। 3 साल पहले की उसकी ट्रेनिंग और उसका अनुभव आज फिर से काम आ रहा था। सिक्योरिटी कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट से बचता हुआ सर्विस एरिया के रास्ते का इस्तेमाल करके वो बिना किसी नज़र के आए क्लब के अंदर दाखिल हो गया। क्लब के अंदर का माहौल बहुत ही मदहोश करने वाला था। धीमी रोशनी, विदेशी शराब की महक, बैकग्राउंड में बज रहा धीमा जैज म्यूजिक। अभय ने एक वेटर की जैकेट उठाई और सर्विस
रूम में जो टंगी थी उसे पहन लिया ताकि किसी का ध्यान उस पर न जाए। उसकी आंखें बाज की तरह भीड़ को चीरती अनिका को तलाश कर रही थी। जल्द ही उसकी नज़र वीआईपी सेक्शंस की तरफ गई। वहां एक कॉर्नर टेबल पर काव्या और सिद्धार्थ सिन्हा बैठे थे। टेबल पर बिजनेस की कोई फाइल नहीं थी, सिर्फ महंगे शैंपेन के गिलास थे। अभय एक पिलर के पीछे खड़ा हो गया और जहां से वो दोनों को साफ देख सकता था, लेकिन खुद अंधेरे में था। टेबल पर बैठे सिद्धार्थ का बर्ताव किसी एंगल से एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन वाला बिल्कुल नहीं था। वो सोफे पर काव्या के बिल्कुल करीब खिसक आया था, और काव्या जो हमेशा अपने एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के लिए जानी जाती थी, इस वक्त थोड़ी फंसी हुई लग रही थी। तभी सिद्धार्थ ने अपने ग्लास में एक घूंट लेकर कहा, तुम्हें पता है काव्या, ये मल्होत्रा और सिन्हा इंडस्ट्रीज का मर्जर सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, ये दो ताकतों का मिलना है। और मैं हमेशा से खूबसूरती और दिमाग के कॉम्बिनेशंस का कायल रहा हूँ, जो तुम में कूट कूट कर भरा है। ये कहते हुए उसकी नजरें काव्या के चेहरे पर होते हुए नीचे खिसक रही थी। काव्या ने एक बनावटी और असहज मुस्कान दी। उसने अपने कोट को थोड़ा ठीक किया और थोड़ा पीछे खिसक कर कहा, शुक्रिया सिद्धार्थ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट के क्लोज नंबर 4 पर बात करनी चाहिए, हमारे लीगल टीम को। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने बीच में बात को काट करके आगे बढ़ाकर जानबूझकर काव्या के हाथ के ऊपर हाथ रखकर कहा, अरे छोड़ो लीगल टीम को, हम यहाँ काम के बाद रिलैक्स करने आए हैं, बिजनेस तो चलता रहेगा। वहीं दूर खड़े अभय ने जैसे सिद्धार्थ के हाथ को अनिका के हाथ पर जाते देखा, उसके जबड़े की नसें तन गई। उसके हाथ से जो खाली ट्रे थी उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि ट्रे के किनारे मुड़ने लगे। उसकी आंखें लाल हो रही थी, उस सीने में ज्वालामुखी उबलने लगा। उसके अंदर का वो छोटा मालिक चीख चीख कर कह रहा था कि बाहर निकल और सिद्धार्थ की उस उंगली को वहीं तोड़ दे जिसने उसकी पत्नी को छूने की जरूरत की है। लेकिन अभय ने खुद को रोक लिया। उसने लंबी लंबी सांसें ली। वो जानता था कि काव्या कोई कमजोर लड़की नहीं है, वो मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस की सीईओ है। उसने सालों तक इस पुरुष प्रधान कॉरपोरेट दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, और अभय इस वक्त ये देखना चाहता था कि काव्या इस स्थिति को कैसे संभालेगी। वो काव्या के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर वो इस बीच में कूदता तो काव्या शायद उसे गलत समझती और ये सोचती कि अभय उसकी काबिलियत पर शक कर रहा है। उसने देखा कि काव्या ने बहुत ही चालाकी से अपने हाथ को सिद्धार्थ की पकड़ से छुड़ाया और अपने बालों को पीछे करने के बहाने थोड़ा दूर हटा लिया। इसके बाद काव्या ने बहुत ही संयंत्र लेकिन सख्त लहजे में कहा, सिद्धार्थ, मैं यहाँ सिर्फ काम की बात करने आया हूँ। अगर आपको लगता है कि हम इस डील को आगे बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी इन्वेस्टर्स हैं। हालांकि सिद्धार्थ सिन्हा इस रूखेपन से थोड़ा तिलमिलाया, लेकिन उसने अपनी गिद्ध जैसी मुस्कान बनाए रखकर बोला, रिलैक्स काव्या, तुम तो बुरा मान गई। ठीक है, हम इस डील पर ही बात करेंगे। वहीं उनकी ये बात सुनकर अभय ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसे अपनी काव्या पर गर्व महसूस हो रहा था। वो जानता था कि वो इन भेड़ियों से कैसे निपटना है, लेकिन अभय का दिल कर रहा था कि अभी बात खत्म नहीं हुई है। सिद्धार्थ सिन्हा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वहां क्लब में म्यूजिक का टेम्पो अब बदल चुका था। धीमे जैज की जगह पर रोमांटिक और सेंसुअल ट्रैक वहां क्लब में बजने लगा था। वो डांस फ्लोर पर कई कपल्स एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर झूम रहे थे। वहीं सिद्धार्थ ने अचानक अपना ग्लास टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ ने एक चुनौती भरे लहजे में कहा, चलो काव्या, एक डांस हो जाए, कम से कम हमारी नई पार्टनरशिप की खुशी तो तुम इतना कर सकती हो। लेकिन काव्या ने तुरंत मना कर दिया। उसने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं सिद्धार्थ, मुझे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं, और मुझे अब घर जाना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। लेकिन सिद्धार्थ ने भी जिद पकड़ ली। उसने काव्या को मनाने की कोशिश करके आगे कहा, कम ऑन काव्या, सिर्फ एक डांस, सिर्फ 3 मिनट। अगर तुमने मना किया तो मुझे लगेगा कि तुम इस डील में सीरियस नहीं हो। मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करता जो एक छोटे से सेलिब्रेशन में भी शामिल ना हो सके। यह सीधा ब्लैकमेल था। काव्या जानती थी कि यह डील मल्होत्रा इंडस्ट्री के लिए कितनी जरूरी है। कंपनी को सीधा ब्लैकमेल किया जा रहा था। यह भी बहुत बड़े फंड्स की जरूरत थी, और सिद्धार्थ सिन्हा एक अकेला इंसान था जो इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकता था। अगर ये डील टूट गई तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा, और उसके पापा के सालों की मेहनत खतरे में पड़ जाएगी। काव्या ने अपने होठ भींचे। उसने हालात का जायजा लिया और एक गहरी ठंडी सांस छोड़कर अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ में दे दिया। काव्या ने कड़े शब्दों में कहा, सिर्फ एक डांस। वहीं आगे से सिद्धार्थ ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लेकर उसे मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ एक डांस। वहीं काव्या को लेकर डांस फ्लोर के बीचों बीच आ गया।
ये देखकर दूर खड़े अभय की सांसें जैसे रुक से गई थी। उसने ट्रे को एक तरफ फेंक दिया और पिलर के बाहर निकलकर डांस फ्लोर के थोड़ा और करीब आ गया। उसकी नजरें सिद्धार्थ के हर एक मूवमेंट पर गड़ गई थी। म्यूजिक शुरू हुआ। सिद्धार्थ ने जानबूझकर काव्या को अपनी तरफ खींच लिया। वहीं काव्या ने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने की कोशिश की। उसने अपने दोनों हाथ सिद्धार्थ के कंधों पर रखे ताकि वो करीब ना आ सके, लेकिन सिद्धार्थ के इरादे नेक नहीं थे। जैसे धुन थोड़ी तेज हुई, सिद्धार्थ ने चालाकी से अपना एक हाथ नीचे खिसकाया और अनिका की नंगी कमर पर हाथ रख दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत और भद्दी थी कि उसने काव्या को और करीब खींचने की कोशिश की और जिससे उनके शरीर लगभग टकरा गए। काव्या की आंखें गुस्से और झटके में फैल गई। उसे सिद्धार्थ की यह हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत रिएक्ट किया और काव्या ने बिना किसी की परवाह किए पूरी ताकत से सिद्धार्थ को धक्का दिया। सिद्धार्थ इस झटके के लिए तैयार नहीं था। वो 2 कदम लड़खड़ा गया। तभी काव्या ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काव्या की आवाज में म्यूजिक और भी तेज गूंज था। वो उसकी आवाज सुनकर डांस फ्लोर के आसपास लोग जो नाच रहे थे वो रुक गए और उनकी तरफ देखने लगे। वहीं सिद्धार्थ का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। उसका गुरूर टूट गया था। उसने सफाई देने की कोशिश करके कहा, क्या है काव्या, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? डांस करते हुए टच हो जाना आम बात है। उसकी यह बात सुनकर आगे से अनिका ने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाकर कहा, यह कोई आम टच नहीं था सिद्धार्थ सिन्हा। तुम जैसे घटिया लोगों को लगता है कि तुम्हारे पैसों के दम पर तुम किसी औरत को खरीद सकते हो। अपनी ये गंदी सोच और अपना एक घटिया पैसा अपने पास रखो। मल्होत्रा इंडस्ट्री को तुम्हारे जैसे इंसान से कोई डील नहीं करनी है। उसकी आंखों में आग उगल रही थी। ये कहकर काव्या पलटी और तेजी से क्लब के एग्जिट की तरफ जाने लगी। वहीं सिद्धार्थ सिन्हा, जिसका सरेआम इतना बड़ा अपमान हुआ था, वो पागल हो गया। उसका अहंकार आहत हो गया था। सिद्धार्थ ने पीछे से चिल्लाकर कहा, तुम मुझे ना कह रही हो? तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकती काव्या मल्होत्रा। ये कहते हुए काव्या की तरफ झपटा। उसने गुस्से में काव्या की कलाई बड़ी जोर से पकड़ ली, जिससे काव्या दर्द से करहा उठी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की बड़ी कोशिश की और कहा, छोड़ो मुझे सिद्धार्थ, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। वो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। क्लब द एलीट के डांस फ्लोर पर अब वो पहले जैसा खुशनुमा और मदहोश करने वाला माहौल नहीं रहा। नियॉन लाइट्स की चमक अब आंखों में चुभने लगी और बैकग्राउंड में बज रहा म्यूजिक अब शोर लगने लगा था। डांस फ्लोर के बीचों बीच जो तमाशा चल रहा था, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दी। शहर का सबसे बड़ा रसूखदार घमंडी बिजनेसमैन सिद्धार्थ सिन्हा एक ऐसी हरकत पर उतर आया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की। उसका अहंकार आहत हुआ था और एक आहत अहंकार वाला आदमी किसी भूखे भेड़िए से कम नहीं होता। अनिका की चीख क्लब के संगीत को गूंज कर चीर गई और उसने चीख कर कहा, छोड़ो मुझे सिद्धार्थ, मेरा हाथ छोड़ो। उसकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी और क्षोभ था। लेकिन सिद्धार्थ की उंगलियां काव्या की नाजुक कलाई पर किसी लोहे के शिकंजे की तरह कस गई। काव्या का गोरा रंग अब लाल पड़ने लगा था। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक औरत की ताकत एक जुनूनी और गुस्से में पागल मर्द की पाशविक ताकत के सामने कम पड़ रही थी। तभी सिद्धार्थ ने फुफकार कर कहा, तुम मुझे ना कहोगी? मुझे सिद्धार्थ सिन्हा को? तुम अपने आप को क्या समझती हो काव्या? तुम्हारी और मल्होत्रा इंडस्ट्री मेरे एक इशारे पर सड़क पर आ सकती है। तुम यहां से मेरी मर्जी के बिना एक कदम बाहर नहीं रख सकती। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक वहशीपन आ गया था। वहीं आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सिद्धार्थ सिन्हा जैसे ताकतवर इंसान के मामले में दखल दे। क्लब के बाउंसर भी दूर खड़े थे, क्योंकि सिद्धार्थ उनका वीआईपी कस्टमर था। काव्या को पहली बार अपनी जिंदगी में इतना अकेला और लाचार महसूस हो रहा था। उसे लगा कि उसकी सारी शोहरत, उसका एटीट्यूड, उसकी सफलता आज एक आदमी की गंदी सोच के सामने घुटने टेक कर मजबूर हो गई। लेकिन काव्या को यह नहीं पता था कि अंधेरे में एक परछाई उसका मुहाफिज बनकर खड़ी है। पिलर के पीछे खड़े अभय के अंदर का ज्वालामुखी फट चुका था। 4 साल तक उसने हर अपमान, जलालत, हर ताना खामोशी से सहा। उसने अपने वजूद को मिटा दिया और अपने असली नाम को दफना दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी काव्या के करीब रह सके। काव्या ने भले ही उसे अपना पति नहीं माना, लेकिन अभय के लिए काव्या ही उसकी दुनिया थी और आज उसकी दुनिया पर कोई गंदी नजर डाल रहा था। उसे सरेआम जलील कर रहा था और उसे शारीरिक पीड़ा दे रहा था। अभय ने जो वेटर की जैकेट पहनी थी, उसकी आस्तीन उसके पीछे की तरफ मोड़ ली। उसकी आंखों में अब कोई शराफत नहीं, कोई दब्बू घर जमाई वाला भाव नहीं। वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। उसका जबड़ा लोहे की तरह कस गया और उसकी गर्दन की नसें तन गई। छोटे मालिक नाम का वो खूंखार शख्स
जिसे सिकंदर भी सलाम करता था, आज वो अपनी खौफनाक ताकत के साथ बाहर आ चुका था। उसने अपने कदम डांस फ्लोर की तरफ बढ़ा दिए। अभय के चलने के अंदाज में एक अजीब सी बात थी। वो दौड़ नहीं रहा था, वो भाग नहीं रहा था, लेकिन उसके हर कदम में एक ऐसा खौफनाक वजन था कि उसके रास्ते में आने वाले लोग अपने आप पीछे हटने लगे। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो खूनी चमक थी वो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। क्लब की भीड़ को चीरते हुए सिद्धार्थ काव्या की तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं काव्या की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसकी कलाई का दर्द असहनीय होता जा रहा था। सिद्धार्थ उसे खींचकर क्लब के वीआईपी रूम की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। काव्या के पैरों की हील्स फिसल रही थी और लड़खड़ा रही थी। तभी काव्या ने रुंधे हुए गले से भीड़ की तरफ देखकर कहा, कोई मेरी मदद करो प्लीज। लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं था। तभी हवा में सरसराहट हुई। इससे पहले कि सिद्धार्थ काव्या को एक कदम और आगे खींच पाता, एक लोहे जैसा मजबूत हाथ सिद्धार्थ के कंधे पर पड़ा। वो इतना भारी था कि सिद्धार्थ की चाल रुक गई। सिद्धार्थ ने जल्लाहट से पीछे मुड़कर देखकर कहा, कौन है बे? लेकिन तभी उसके शब्द उसके हलक में अटक गए। उसके सामने अभय खड़ा था। अभय की आंखों में इस वक्त किसी धधकते अंगारे जैसी आग थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वो शांति किसी भयानक तूफान के आने से पहले की शांति थी। अभय ने कुछ नहीं कहा। उसने एक सेकंड बर्बाद नहीं किया और उसकी नजर सिद्धार्थ के उस हाथ पर गई जिसने काव्य की कलाई को निर्दयता से पकड़ा था। अगले ही पल अभय का दायां हाथ हवा में बिजली की रफ्तार से उठ गया। ये कोई आम मुक्का या चांटा नहीं था। ये एक बहुत ही सदा हुआ नपा तुला और घातक मार्शल आर्ट का वार था, जो सीधा हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए किया जाता। अभय ने अपने हाथ के सख्त हिस्से से सिद्धार्थ के उस हाथ की कलाई और कोहनी के बीच वाली हड्डी को अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। क्लब के तेज म्यूजिक के बीच हड्डी टूटने की भयानक और सूखी आवाज में वहां मौजूद कई लोगों के कानों तक पहुंची। यह वार इतना सटीक और भयानक था कि सिद्धार्थ के हाथ की हड्डी एक ही झटके में दो टुकड़ों में टूट गई। सिद्धार्थ के मुंह से एक ऐसी दर्दनाक जानवर जैसी चीखने की आवाज निकली जिससे पूरा क्लब कांप उठा। वो जोर से चिल्लाया। दर्द की उस तेज लहर ने उसके पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया। काव्या की कलाई पर से वो उसके पकड़ एक झटके में छूट गई और उसका टूटा हुआ हाथ एक निर्जीव चीज की तरह नीचे लटक गया। सिद्धार्थ दर्द के मारे अपने घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। वो अपने दूसरे हाथ को अपने टूटे हुए हाथ को पकड़कर पागलों की तरह तड़पने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और उसका महंगा इटालियन सूट घुटनों से गंदा हो गया और उसका सारा गुरूर, सारा अहंकार, सारा रुतबा अभय के उस एक प्रहार से टूटकर कांच की तरह बिखर गया। अनिका, जो अचानक सिद्धार्थ की पकड़ से छूटी थी, पीछे की तरफ लड़खड़ाई। अगर उसने पास रखी एक टेबल का सहारा नहीं लिया होता तो वो गिर जाती। उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थी और सदमे में थी और उसने अपनी लाल और सूजी हुई कलाई को पकड़ा। कांपती हुई नजरों से उस शख्स को देखने लगी जिसने उसे बचाया है। वहीं फर्श पर दर्द से तड़पते सिद्धार्थ की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो दर्द से कराह रहा था। आज तक किसी ने उसे छूने की जरूरत नहीं की और आज इस भरी महफिल में किसी ने उसका हाथ तोड़ दिया। उसने कांप कर गुस्से में लाल चेहरे के साथ ऊपर देखा ताकि वो उस इंसान की शक्ल देख सके जिसने ये हिमाकत की। सिद्धार्थ की नजरें अभय पर पड़ी और उसने अभय को ऊपर से नीचे तक घूरा। अभय ने काले रंग की एक साधारण पैंट, सफेद शर्ट और उसके ऊपर क्लब के वेटर वाली लाल जैकेट पहनी थी, जो उसने सर्विस रूम से चुराई थी। जैकेट की फिटिंग भी सही नहीं थी। अभय का साधारण सा चेहरा और वेटर वाला लिबास देखकर सिद्धार्थ का दर्द पल भर में उसके लिए भयानक गुस्से में बदल गया। सिद्धार्थ को लगा कि क्लब के किसी मामूली से नौकर ने, किसी दो कौड़ी के वेटर ने उस पर सिद्धार्थ सिन्हा पर हाथ उठाने की जरूरत की। यह अपमान उसकी टूटी हुई हड्डी से दर्द से भी ज्यादा था। सिद्धार्थ ने दर्द से कराह कर कहा, ओह मेरी हड्डी। फिर उसने पूरी ताकत से चीख कर कहा, ए वेटर, तेरी तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाया। तो जानता नहीं कि तूने किस पर वार किया है। दो कौड़ी के नौकर मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। मैं इस क्लब को खरीद दूंगा और जला दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की? वहीं सिद्धार्थ की चीख पुकार से क्लब के बाउंसर हरकत में आ गए और तेजी से डांस फ्लोर की तरफ दौड़ रहे थे। तभी काव्या की नजर अभय के चेहरे पर पड़ी। क्लब की रंग बिरंगी और चमकती रोशनी जब अभय के चेहरे पर पड़ी तो काव्या की आंखें फटी रह गई। उसका दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। उसने मान लिया, अभय ये यहाँ क्या कर रहा है? ये वेटर के कपड़ों में क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, ये दब्बू डरपोक हमेशा सिर झुकाकर डांट सुनने वाला अभय के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत कहां से आई? उसने सिद्धार्थ सिन्हा जैसे खूंखार आदमी का एक बार में हाथ तोड़ दिया। उसने अपने ही दिमाग और आंखों पर विश्वास नहीं किया।
लेकिन इन सारे सवालों के ऊपर एक और भावना थी जो काव्या के सीने में सुनामी की तरह उठ रही थी। वो राहत, वो एक ऐसी गहरी सुकून देने वाली राहत जो उसने सालों से महसूस नहीं की। कुछ सेकंड पहले वो खौफ से कांप रही थी और जिसे लग रहा था कि आज उसकी इज्जत इस क्लब में नीलाम हो जाएगी। अभय को अपने सामने एक चट्टान की तरह खड़ा देखकर उसकी सारी दहशत अचानक से गायब हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई मजबूत ढाल उसके और दुनिया के सभी बुराइयों के बीच आ गई। बिना कुछ सोचे, बिना कोई अपना रुतबा और अपनी नफरत किए परवाह किए, अनिका के कदम खुद ब खुद अभय की तरफ बढ़ गई। वो दौड़कर अभय के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने अनजाने में ही सही अभय की शर्ट को पीछे से अपना कांपते हुए हाथों से कसकर पकड़ लिया। ये पहला मौका था, शादी के इन 3-4 साल में लंबे सालों का ये पहला मौका जब काव्या ने अभय से दूरी बनाने की बजाय उसकी पनाह मांगी। काव्या का वो पीछे छिपना, उसकी शर्ट को इस तरह पकड़ना अभय के शरीर में एक बिजली की तरह दौड़ गया। अभय को महसूस हुआ कि काव्या अभी भी कांप रही है। उसकी बीवी डर रही थी और ये बात अभय के अंदर के शैतान को और भी ज्यादा भड़काने के लिए काफी थी। अभय ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और अपने कंधे के ऊपर से काव्या को देखा। उसकी आंखें जो सिद्धार्थ के लिए मौत का पैगाम थी, अनिका को देखते ही अचानक नरम पड़ गई। उसने काव्या को अपनी आंखों से यह विश्वास दिलाया कि जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हें कोई खरोंच भी नहीं मार सकता। फिर वो वापस सिद्धार्थ की तरफ देखने लगा। अब अभय के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। बाउंसर्स वहां पहुंच चुके थे, लेकिन अभय के आसपास का ओरा ही इतना खतरनाक था कि बाउंसर भी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इंसान कोई मामूली वेटर बिल्कुल नहीं है। तभी सिद्धार्थ अभी फर्श पर पड़ा गालियां बक रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, पकड़ो इस कमीने को, जान से मार डालो इस पर। वो बाउंसरों पर चिल्ला रहा था। तभी अभय ने अपने कदम बढ़ाए और सिद्धार्थ के बिल्कुल ऊपर आकर खड़ा हो गया। उसने सिद्धार्थ को उसके कॉलर से पकड़ा और एक झटके में हवा में उठा लिया। सिद्धार्थ दोबारा से चीख पड़ा क्योंकि झटके से उसकी टूटी हड्डी भी हिल गई। अभय ने सिद्धार्थ को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने खींचा। सिद्धार्थ की आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। इस करीब से सिद्धार्थ ने उसे देखा। अभय की आंखों में कोई इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा बैठा था जो पलक झपकते ही उसकी जान ले सकता था। क्लब में भारी सन्नाटा छा गया। म्यूजिक बंद कर दिया गया। हर कोई बस इसी तमाशे को देख रहा था। तभी अभय की आवाज गूंजी। वो आवाज जो तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक खौफनाक वजन और इतना खतरनाक अधिकार था कि वो क्लब के कोने कोने तक पहुंच गई। अभय ने एक एक शब्द चबाकर कहा, मैं कोई वेटर नहीं हूं सिद्धार्थ सिन्हा, मैं काव्या मल्होत्रा का पति हूं, अभय रायचंद। उसकी आवाज किसी शेर की दहाड़ के जैसी थी। ये नाम और ये सच सुनकर पूरे क्लब में जैसे सन्नाटा और गहरा हो गया। फर्श पर पड़े लोगों से लेकर पीछे खड़े बाउंसर सब हैरान थे। मल्होत्रा परिवार का दामाद, वो इंसान जिसे लोगों पर एक बेवकूफ और नकारा आदमी का छाप था, वो इतना खतरनाक हो सकता है। सिद्धार्थ की आंख भी एक झटके में फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस औरत को अपनी हवस का शिकार करना चाहता था, ये वेटर उसी का पति है। तभी अभय ने सिद्धार्थ के कॉलर को अपनी पकड़ और मजबूत की और उसने झकझोर कर चिल्ला कर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, अपनी इस गंदी नजर से उसे देखने की। तूने जो हाथ उसकी कलाई पर रखा, मैंने उसकी सिर्फ हड्डी तोड़ी है। अगर तूने अपनी गंदी जुबान से एक और शब्द निकाला तो मैं इस हाथ को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा, तुझे इस क्लब के बाहर कुत्तों को डाल दूंगा। अभय का गुस्सा अपने चरम पर था। उसने सिद्धार्थ को इस तरह से हवा में उठाया था जैसे वो कोई रुई का पुतला हो। उसकी आंखों का वहशी वाला रूप देखकर काव्या भी पीछे से कांप गई, लेकिन वो अभय के लिए नहीं था, वो खौफ उस स्थिति का था। काव्या को आज पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को हमेशा अपने जूतों की नोक पर रखती थी, जिसे वो एक डरपोक और दब्बू नौकर समझती थी, उसके अंदर इतना बड़ा तूफान छुपा हुआ है। तभी सिद्धार्थ ने हाँफ कर कांपती आवाज में कहा, छोड़ छोड़ मुझे। उसका सारा नशा और गुरूर हवा हो चुका था। अभय ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि वो काव्या के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि काव्या उसकी पुरानी दुनिया के खौफ से वाकिफ हो। उसने सिद्धार्थ को एक झटके में पीछे की तरफ धक्का दिया। सिद्धार्थ फिर से फर्श पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा। तभी अभय ने अपनी वेटर वाली जैकेट उतारी और सिद्धार्थ के मुंह पर फेंक दी। उसने घृणा से कहा, ये तेरी औकात है सिद्धार्थ, इस डील को और अपने इस गंदे इरादे को भूल जा, और याद रख, अगर इसके बाद तेरी परछाई भी काव्या के आसपास भटकी तो मैं तेरी वो हालत करूंगा, मौत भी तुझसे दूर भागेगी। ये कहकर अभय पीछे मुड़ा। उसने देखा कि काव्या अभी भी अपनी लाल कलाई पकड़े सहमी हुई थी। अभय की आंखों का सारा गुस्सा अचानक गायब हुआ।
उसने बहुत ही कोमलता से काव्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अभय ने बहुत ही शांत और नरम आवाज में कहा, चलो काव्या, हमें अब घर चलना चाहिए। वो इस तरह की शांति से बात कर रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। आगे से काव्या ने एक पल के लिए अभय के उस मजबूत फैले हुए हाथ को देखा। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। उसका घमंड, उसकी नफरत, आज सब कुछ बेमानी लग रहा था। उसने बिना कोई विरोध किए बहुत ही खामोशी से अपना कांपता हुआ हाथ अभय के हाथ में रख दिया। अभय की उंगलियों ने काव्या के हाथ को बहुत ही सुरक्षा और कोमलता से कस लिया। उसने भेड़ की तरफ एक ऐसी नजर डाली, जो लोग रास्ता अपने आप रोक कर खड़े थे वो खुद ब खुद पीछे हट गए। अभय काव्या का हाथ थामे क्लब के उस भारी और खामोश भीड़ को चीरकर बाहर की तरफ निकल गया, जबकि पीछे सिद्धार्थ सिन्हा फर्श पर अपनी बर्बादी और टूटी हड्डी पर रो रहा था। आज मल्होत्रा मैंशंस का वो खामोश दामाद अपनी असली ताकत दिखा चुका था, और काव्या के लिए ये एक ऐसी सच्चाई की शुरुआत थी जो उसकी पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। क्या होगा आगे की कहानी में, अब क्या करेगी काव्या, ये जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी मिलेनियर घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।